सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लास्ट मोमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रिवीजन सीरीज का। ये एक सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने कवर किया है सीपीयू शेड्यूलिंग। वहां मैंने एफसीएफएस एचजेएफ राउंड रॉबिन को अच्छे से कवर किया है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बेसिकली आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेडलॉक। तो चलिए समझते हैं डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक, सपोज ये एक टू वे रोड है और ये भी एक टू वे रोड है और बीच में एक नैरो रोड है। सपोज ये दोनों जो गाड़ी है, इस गाड़ी को इस साइड जाना है और इस गाड़ी को इस साइड जाना है, और ये दोनों गाड़ी पीछे नहीं जाना चाहता है। दोनों में से कोई पीछे नहीं हटना चाहता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाड़ी को जो इधर जाना है इस साइड, यहाँ पे ये नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में रोड ब्लॉक है। और ये दोनों जो गाड़ी है, ये दोनों गाड़ी भी इस साइड नहीं जा पाएगा क्योंकि ये भी ब्लॉक है। तो ये एक ऐसा कंडीशन हो गया है जहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। सब गाड़ी एक जगह, एक ऐसा टाइम आएगा कि एक जगह सारा गाड़ी रुका होगा। यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। ना ये गाड़ी आगे जा पा रहा है, ना ये गाड़ी आगे जा पा रहा है, ना ये गाड़ी आगे जा पा रहा है, ना ये दोनों गाड़ी आगे जा पा रहा है। तो ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। सिमिलरली ये चीज प्रोसेस में भी होता है। सपोज एक प्रोसेस है जिसको कुछ रिसोर्स चाहिए अपने आप को टर्मिनेट या कंप्लीट करने के लिए, और वो रिसोर्स कोई और प्रोसेस लेके रखा हुआ है, कोई और प्रोसेस उसको होल्ड किया हुआ है, और वो खुद वेटिंग प्रोसेस है। वो खुद की कुछ और रिसोर्स के लिए वहां पे वेट कर रहा है। तो ये क्या होगा कि एक जो वेटिंग हमारा प्रोसेस है, ये रिसोर्स चाहता है एक अगले वेटिंग प्रोसेस का। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ना इस प्रोसेस का प्रोग्रेस हो रहा है, ना उस प्रोसेस का प्रोग्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक डेडलॉक कंडीशन है। तो होप सो अगर आप बिगिनर्स नहीं हैं तो आपको समझ में आ गया कि डेडलॉक होता क्या है। बेसिकली ये लेक्चर बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर और आपको अगर ना समझ में आए तो आप ये लेक्चर यहीं पे छोड़ सकते हैं। मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट रिलीज करूंगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टॉपिक्स एक डिटेल में समझाए जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली डेडलॉक के 4 नेसेसरी कंडीशन होते हैं। ये चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। अगर कोई एक भी नहीं हुआ तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन होता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन में क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो नॉन सर्वेबल मोड में होना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आप हैं और आपके पास एक पेन है, और वो पेन आपके दोस्त को भी चाहिए, बट वो पेन आप देना नहीं चाहते हो और ना देंगे। वो आप चाहते हो वो पेन बस मेरा ही और हम ही रखेंगे। सपोज वो पेन बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, और आप किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका पेन है वो एक नॉन सेरेबल मोड में है। आप किसी को देना नहीं चाहते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ही पेन हो, आपके पास दो पेन भी ऐसा हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, आपके पास दो पेन है जो कि नॉन स्टेबल मोड में है। तो यहाँ पे लिखा है वन और मोर देन वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड इन नॉन स्टेबल मोड। तो यहाँ पे पेन की जगह आप रिसोर्स कंसिडर करिए और आपके जगह दो प्रोसेस है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है, सपोज एक प्रोसेस है जो कि है ए, प्रोसेस ए। वो कुछ रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और उसको कुछ और एडिशनल रिसोर्स चाहिए जो कि प्रोसेस बी होल्ड किया हुआ है। और प्रोसेस बी खुद एक वेटिंग प्रोसेस है, उसको किसी और प्रोसेस का रिसोर्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे होल्ड एंड वेट यही बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जो कि खुद एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और दूसरा रिसोर्स का डिमांड कर रहा है। इसका बेसिकली ये मतलब होता है, और वो डिमांडिंग रिसोर्स उसको मिल नहीं सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन मीन्स क्या होता है कि सपोज वही एग्जांपल लेते हैं। प्रोसेस ए है, उसको प्रोसेस बी का रिसोर्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि प्रोसेस बी से उसका रिसोर्स जबरदस्ती फोर्सफुली छीन नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि प्रोसेस बी का जो रिसोर्स है उसको फोर्सफुली छीन के प्रोसेस ए को दे दें। तो इसी को बोलते हैं नन प्रियम्पशन। नन प्रियम्पशन में यही होता है कि अगर प्रोसेस कुछ रिसोर्स होल्ड करके रखा हुआ है तो आप उसको फोर्सफुली छीन नहीं सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में क्या होता है कि सपोज एक प्रोसेस ए है, वो प्रोसेस बी के लिए प्रोसेस बी का रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, और प्रोसेस बी प्रोसेस सी का रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, एंड प्रोसेस सी प्रोसेस ए का रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो आप अगर आप ध्यान से सोचें तो यहाँ पे प्रोसेस ए, बेसिकली प्रोसेस ए प्रोसेस बी का वेट कर रहा है, एंड प्रोसेस बी प्रोसेस सी का वेट कर रहा है, एंड प्रोसेस सी अगेन प्रोसेस ए का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। यहाँ पे किसी का प्रोसेस नहीं हो रहा है, किसी का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और सभी वेटिंग प्रोसेस है, सबको एक दूसरे का रिसोर्स चाहिए, और इसी चक्कर में किसी का
प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर वेट। नेक्स्ट क्या होता है कि सपोज अगर आपका सिस्टम डेडलॉक में नहीं है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि सपोज एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए, वो एक रिसोर्स रिक्वेस्ट किया, उसको वो रिसोर्स मिल जाएगा और फिर वो अपना काम करके प्रोसेस अपना काम करके सीपीयू को छोड़ के चला जाएगा और उसका जो रिसोर्स है वो वापस रिलीज हो जाएगा और बाकी कुछ प्रोसेस जिनको नीड है वो रिसोर्सेस का उसको मिल जाएगा। तो बेसिकली नॉर्मल ऑपरेशन में आपका सिस्टम क्या करता है कि एक प्रोसेस आया, वो रिक्वेस्ट रिसोर्स किया, उसको रिसोर्स यूज करने दे देगा एंड लास्टली वो प्रोसेस वो रिसोर्स को रिलीज कर देगा अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो। होप सो आपको एक नॉर्मल ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप एक बिगिनर्स नहीं है, आपको लास्ट मोमेंट एग्जाम का तैयारी करना है या मीटिंग्स या कुछ भी हो, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप एक बिगिनर्स नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हूँ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ओके। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वी और ई। वी बेसिकली हमारा नोड होता है, ई बेसिकली हमारे एजेस होता है। तो वी जो नोड होता है, इसमें प्रोसेस भी आते हैं और इसमें रिसोर्सेस भी आते हैं। सपोज 3 प्रोसेस है, P1 P2 P3 एंड रिसोर्सेस है बस 2, R1 एंड R2, ओके। तो वी एक नोड होता है जिसमें प्रोसेस और रिसोर्स दोनों को कंसिस्ट करता है। सेकंड आता है एजेस। एजेस यहाँ पे लिखा हुआ है P1 RJ और R1 RJ। P1 RJ का मतलब है कि जो P है, PI है, P1 सॉरी P1 नहीं PI, जो PI है, PI को RJ रिसोर्स चाहिए, ओके। PI को RJ रिसोर्स चाहिए एंड और जो RJ PJ लिखा RI PJ लिखा हुआ है, इट मींस कि जो RI है वो पीजे को असाइन किया गया है। तो वहीं यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अगर एरो प्रोसेस टू रिसोर्स हो, इट मींस कि वो प्रोसेस उस रिसोर्स को डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर इसी का वाइस वर्सा हो जाए, इसका इट मींस कि वो जो रिसोर्स है वो प्रोसेस को एलोकेट किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल है, ये जो एनालॉजी है, ये इट मींस कि जो पीआई रिसोर्स है, सॉरी जो पीआई प्रोसेस है, वो एक ऐसा रिसोर्स चाहता है जिसका नाम है आरजे और वो पीजे कंटेंट किया हुआ है। इट मींस ये है इसका मतलब, एचएस। होप सो आपको एक बेसिक जो यहाँ पे दिया हुआ आपको समझ में आ गया हो, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हम लोग सिंगल इंस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं। अगर आप बिगिनर्स नहीं है तो आपको पता होगा कि रिसोर्स का मल्टीपल इंस्टेंसेस और सिंगल इंस्टेंसेस होता है। तो सिंगल इंस्टेंसेस के लिए हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूज करते हैं और अगर यही मल्टीपल इंस्टेंसेस हो तो हम लोग वहां यूज करते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया गया है बेसिक टर्मिनोलॉजी कैसे रिप्रेजेंट होता है, बेसिकली ये होता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पीआई को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसोर्स उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर के अंदर जो स्मॉल स्क्वायर है उसका मतलब होता है कि आरजे का 4 इंस्टेंस है, आरजे का 4 इंस्टेंस है। और यही मैं थोड़ा आगे का बता दिया। अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ सिंगल इंस्टेंस के लिए है और वहां सर्कल बन रहा है, इट मींस कि वहां डेडलॉक कंफर्म है, वहां डेडलॉक कंफर्म है। और आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा कि सपोज कोई सिस्टम या स्टेट सॉरी सपोज कोई सिस्टम एक अनसेफ स्टेट में चल गया, तो वहां पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वहां डेडलॉक है। बाय लक ही कोई ये बता सकता है कि वहां डेडलॉक है। अनसेफ में जाने का ये मतलब नहीं है कि वहां कंफर्म डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसी के लिए हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम लगाते हैं और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ चेक करते हैं। डिटेक्शन एंड रिकवरी आपको पता चलेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। बेसिकली आप यहाँ फोकस कीजिए। यहाँ पे R1 का एक इंस्टेंस है, R2 का 2 इंस्टेंस है, R3 का भी एक इंस्टेंस है और R4 का 3 डॉट है, इट मींस इसका 4 R4 का 3 डॉट है, इट मींस इसका 3 इंस्टेंस है। ओके, जहां प्रोसेस है P1 और P1 में एक R2 का इंस्टेंस एलोकेट किया गया है। इट मींस कि P1 जो है एक इंस्टेंस R2 का लिया हुआ है और P1 जो है R1 का एक इंस्टेंस डिमांड कर रहा है। ओके, इसका ये मतलब है। और यहाँ पे आप एरो दिखेगा तो R1 से P2 गया है, R1 जो है P2 को असाइन किया गया है, P2 जो है उसके पास R1 का एक इंस्टेंस है। इट मींस कि P2 के पास R1 रिसोर्स है और P2 के पास R2 का भी एक इंस्टेंस है। ठीक है, P2 जो है वो R1 का भी एक इंस्टेंस लिया हुआ है और R2 का भी एक इंस्टेंस लिया हुआ है। और बट P2 जो P1 है ये बस R2 का एक इंस्टेंस लिया हुआ है और R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है। और जो P2 है, P2 पे आते हैं और यहाँ पे जो P2 है, P2 R3 का एक इंस्टेंस को रिक्वेस्ट कर रहा है, बट ये जो R3 का एक इंस्टेंस है ये P3 को असाइन है। इसका ये मतलब है। ये एनालॉजी अगर आप बिगिनर्स नहीं है तो आपको पता चल गया होगा कैसे काम कर रहा है। और ये जो R4 का 3 डॉट है, इट मींस कि ये तीनों इंस्टेंस फ्री है। आपको बेसिकली एरो देखना है।
अगर एरो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है, कि जो प्रोसेस है वो रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, और सिमिलरली अगर वाइस वर्सा हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो रिसोर्स है वो उस प्रोसेस को एलोकेट किया गया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ किसको बोलते हैं? बेसिकली इसमें प्रोसेस भी दिखाया जाता है और इसमें रिसोर्सेस भी दिखाया गया जाता है। और यदि आप ये रिसोर्सेस और ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हटा दें, तो उसको बोलते हैं वेट फॉर ग्राफ। वेट फॉर ग्राफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ही होता है, बट इसमें हम लोग रिसोर्सेस को हटा के रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें रिसोर्सेस कैरी नहीं होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है हाउ टू हैंडल डेडलॉक। डेडलॉक हैंडल करने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है प्रिवेंशन, दूसरा कंडीशन होता है अवॉइडेंस, तीसरा कंडीशन होता है डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो पहला पे आते हैं। पहला होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होता है कि जो 4 नेसेसरी कंडीशन हम लोग पढ़ा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट एंड नो प्रिएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। बेसिकली मैंने बोला था कि ये चारों एक साथ होना चाहिए। अगर एक भी इसमें से नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो डेडलॉक नहीं है। तो प्रिवेंशन में क्या करते हैं, हम लोग चारों कंडीशन में से एक कंडीशन को तोड़ देते हैं। तो अगर एक कंडीशन टूट गया नेसेसरी कंडीशन में से, तो डेडलॉक नहीं माना जाएगा। तो प्रिवेंशन में बेसिकली यही करते हैं हम लोग। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कैसे तोड़ेंगे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तोड़ने के लिए बेसिकली मैं आपको स्मॉल एनालॉजी देता हूँ। सपोज आपके पास एक पेन है, और वो पेन आपके दोस्त को भी चाहिए। तो बेसिकली क्या करेंगे कि आप वो पेन नहीं देना चाहते हैं। डेडलॉक कंडीशन में क्या होगा कि आप वो पेन नहीं देना चाहेंगे, पर अगर हम प्रिवेंट करना चाहें, तो हम आपके पास आएंगे और आपको मना लेंगे कि देखो, तुरंत दे देगा वो, बस थोड़ी देर का काम है, तुम उसको दे दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके पेन को कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि वो जो रिसोर्स है, आपका पेन एक रिसोर्स है, उसको हम नॉन सेरेबल मोड से हटा के सेरेबल मोड में डाल दे रहे हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में यही करेंगे कि रिसोर्स को सेरेबल मोड में नॉन सेरेबल मोड से हटा के सेरेबल मोड में डाल देंगे। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सपोज आप मान लीजिए सपोज कि एक ऑफिस है जिसमें 2 फ्लोर है, फ्लोर 1, फ्लोर 2। अब फ्लोर 1 के लिए भी एक ही प्रिंटर है और फ्लोर 2 के लिए भी एक ही प्रिंटर है। तो आप वो प्रिंटर को आधा-आधा तोड़ के नहीं डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ऐसा एक टाइम आया जिसमें फ्लोर 1 के लोगों को भी वो प्रिंटर यूज़ करना है और फ्लोर 2 के लोगों के लिए भी वो प्रिंटर यूज़ करना है। तो आप वो जो प्रिंटर है उसको एक साथ 2 जगह पे नहीं ला पाएँगे। इस केस में क्या होगा कि पहले या तो वो फ्लोर 1 के लोगों का सब कुछ प्रिंट करेगा, फिर फ्लोर 2 के लोगों को प्रिंट करेगा, या तो वो फ्लोर 2 के लोगों का सबसे पहले प्रिंट करेगा, या उसके बाद फ्लोर 1 के लोगों पे आएगा। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप रिसोर्स को सेरेबल मोड में डाल दें। बहुत सारा ऐसा रिसोर्स होता है जिसको पॉसिबल नहीं है कि उसको हम सेरेबल मोड में डाल दें। आपका पेन का अगर एग्जांपल लें, तो वहाँ आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपके दोस्त को भी पेन चाहिए और आपके पास एक ही पेन है। तो वो एक पेन को आप शेयर नहीं कर सकते, वो नॉन शेयरेबल मोड में ही रहेगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आइडिया लग गया होगा, क्या होता है, कैसे होता है, पूरा एनालॉजी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में क्या होता है कि प्रोसेस पहले से ही रिसोर्स होल्ड किया रहता है और वो एडिशनल कुछ रिसोर्सेज का डिमांड करता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के पहले उसको सारा रिक्वायर्ड रिसोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर उसके पास रिसोर्स प्रोवाइड नहीं होगा, तो उसको हम लोग एग्जीक्यूट ही नहीं होने देंगे। होल्ड एंड वेट में पहला कंडीशन हम लोग यही करेंगे कि प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो पहले से उसको सारा रिक्वायर्ड रिसोर्स रखना होगा अपने पास, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। सेकंड कंडीशन क्या कर सकते हैं कि सपोज एक प्रोसेस है जिसके पास कुछ रिसोर्सेस है, अब उसको क्या करना पड़ेगा कि अगर वो उसको कुछ एडिशनल रिसोर्स चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे कि जो तुम्हारे पास पहले से रिसोर्स है उसको तुमको छोड़ना होगा, तब हम तुमको एडिशनल रिसोर्स देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम कि उसको पहले रिसोर्स को रिलीज करने बोल रहे हैं, फिर उसको एडिशनल रिसोर्स दे रहे हैं। साथ में दोनों को हम नहीं कर सकते कि वो रिसोर्स रखे भी और उसके बाद भी हम उसको एडिशनल रिसोर्स दे रहे हैं। या तो वो स्टार्टिंग में ही सारा रिसोर्स को लेके अपना एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट होके चला जाए, या तो वो अपना रिसोर्स को छोड़ दे जो लिया हुआ है, उसके बाद उसको एडिशनल रिसोर्स मिलेगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो होल्ड एंड वेट में बेसिकली ये 2 कंडीशन है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली फोर्सफुली हम लोग क्या करेंगे कि कोई किसी का रिसोर्स लेके किसी को दे देंगे। सपोज एक प्रोसेस ए है और उसको चाहिए एक रिसोर्स जो कि प्रोसेस बी मेरा लिया हुआ है, और प्रोसेस बी एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, ज्यादा उससे सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस बी का रिसोर्स को उससे ले लेंगे, और उससे लेने के बाद
प्रोसेस ए को दे देंगे। तो प्रीएम्पशन आप समझ में आ गया होगा कि हम लोग फोर्सफुली रिसोर्स को लेके किसी और को दे देंगे और प्रोसेस ए जब कंप्लीट हो जाएगा सारा काम करके, तो उसको अपना प्रोसेस ए कंप्लीट होने के बाद उसको अपना रिसोर्स को रिलीज करना होगा। फिर जब वो रिलीज कर देगा तो हम सारा रिसोर्स वापस प्रोसेस बी को दे देंगे, फिर वो अपना काम कर लेगा, फिर वो चल जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो सिस्टम है वो डेडलॉक में नहीं आएगा। लास्ट है मेरा सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट को कैसे तोड़ेंगे? सर्कुलर वेट को तोड़ने के लिए सपोज एक सीपीयू है जिसका वैल्यू सपोज 5 है, और उसके बाद एक आईओ ऑपरेशन है उसका वैल्यू सपोज 6 है, और जो प्रोसेस है वो सपोज एक कुछ रिसोर्स लिया हुआ है जिसका वैल्यू सपोज 2 है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इट मींस कि वो अब सीपीयू को चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है या आईओ ऑपरेशन को चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है। और सपोज एक रिसोर्स है जो कि जिसका वैल्यू 1 है, तो वो रिसोर्स जिसका वैल्यू 1 है उसको वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। उसको वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है कि सर्कुलर वेट को तोड़ने के लिए हम लोग यही एल्गोरिदम लगाते हैं कि जो रिसोर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में करे। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको परमिशन नहीं है। तो सर्कुलर वेट में इतना ही है। अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको समझ आ गया होगा क्या बोलते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप परेशान ना हो। मैं जब एक प्रॉपर ओएस का कोर्स स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं सर्कुलर वेट को पूरी डायग्राम के साथ, पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो कृपया परेशान ना हो ये सब देख के। ये सब उतना हार्ड नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम देखने में हार्ड लग रहा है। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करेंगे हम लोग? डेडलॉक होने देंगे और उसके बाद हम लोग उसमें अवॉइडेंस टेक्निक लगा देंगे, जो कि है, अगर रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस का हुआ तो उसमें हम लोग लगा देंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का टेक्निक। बट अगर रिसोर्स आपका मल्टीपल इंस्टेंस का हुआ तो उसमें हम लोग लगा देंगे बैंकर्स एल्गोरिदम। बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस में एक और चीज है कि डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या करता है कि सिस्टम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या आप बोल सकते हैं कि डाटाबेस बनाता है। उसमें वो देखता है कि कौन सा प्रोसेस कितना रिसोर्स लिया हुआ है, और कौन सा प्रोसेस को कितना रिसोर्स और चाहिए कंप्लीट होने के लिए, या कौन सा प्रोसेस आगे आने वाला है, या कौन सा प्रोसेस कितना रिसोर्स आगे रिक्वेस्ट करने वाला है। बेसिकली ये डाटा होता है जिसमें सिस्टम वो एल्गोरिदम लगा के चेक करता है कि उसको वो डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये है डेडलॉक अवॉइडेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। तो डेडलॉक अवॉइडेंस में बताया था कि अगर अनसेफ हो तो पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है डेडलॉक उसमें एग्जिस्ट करे ही। ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट में है तो वहां डेडलॉक है, और बाकी सेफ स्टेट में है इट मीन्स कि वो ठीक है, नॉर्मली चल रहा है आपका। यहाँ पे क्या होता है कि जब सिस्टम अनसेफ स्टेट में आता है तो यहाँ पे सिस्टम चेक करता है कि आगे डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, बाय बैंकर्स एल्गोरिदम या रिसोर्स एलोकेशन लगा के। तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे चेक होता है, क्या होता है, कैसे होता है। ओके, बेसिकली यहाँ वही डायग्राम दिया हुआ है कि अगर अनसेफ में गया सिस्टम तो जरूरी नहीं है कि यहाँ डेडलॉक हो। ओनली विथ लक हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ डेडलॉक है, या डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। कोई कह के नहीं बता सकता है। और सेफ स्टेट में है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ बेसिक फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया, वही सब लिखा हुआ है कि सेफ स्टेट में नो डेडलॉक, अनसेफ स्टेट में है तो पॉसिबिलिटी होने का, जरूरी नहीं है कि हो। अवॉइडेंस में बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग सिस्टम को अनसेफ स्टेट में जाने से रोकते हैं। या बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अनसेफ स्टेट में जाने से रोकते हैं। हम लोग पहले ही बैंकर्स एल्गोरिथम लगा के देख लेंगे, प्रिटेंड करके देखेंगे कि वहां डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली सिस्टम वो चीज को ओरिजिनली प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट नहीं कर देता है। सिस्टम वहां पे प्रिटेंड करता है कि हाँ, सिस्टम को जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसको ग्रांट कर देते हैं, और ग्रांट करने के बाद देखते हैं कि ये मेरा डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो डेडलॉक हो रहा है तो वहीं पे सिस्टम को पता चल जाएगा और फिर वो रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं करेगा। पर वो अगर देख लिया कि नहीं हो रहा है तो उसको ग्रांट कर देगा। बस सिस्टम प्रिटेंड करता है कि हाँ डेडलॉक में जाने देते हैं इसको, रियलिटी में नहीं जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग आगे समझते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आगे समझते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि सिंगल इंस्टेंस होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और अगर मल्टीपल इंस्टेंस होगा तो हम लोग यूज करेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम। अब बैंकर्स एल्गोरिदम में भी दो एल्गोरिदम चलता है। एक होता है सेफ्टी एल्गोरिदम, ये डिसाइड करता है कि आपका जो सिस्टम वो सेफ स्टेट में है कि अनसेफ स्टेट में है। और उसके बाद रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम में आपको मैंने बताया अभी कि वो सिस्टम क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट आएगा वो दे देगा, वो ग्रांट कर देगा। बट वो इमेजिनरी ग्रांट करता है, वो बस प्रिटेंड करता है ग्रांट करने का। वो ग्रांट कर देगा, उसके बाद वो अंदर ही अंदर एक सेफ्टी एल्गोरिदम चलेगा, देखेगा सिस्टम सेफ स्टेट में आएगा कि अनसेफ स्टेट में आएगा। उसके बाद चेक होगा कि यहाँ डेडलॉक होगा कि नहीं होगा। अगर डेडलॉक हो जाएगा
तो वो रिक्वेस्ट को रियलिटी में ग्रांट नहीं करेगा, और अगर नहीं होगा तो वो रिक्वेस्ट रियलिटी में ग्रांट हो जाएगा। अब है यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेमेज होता है, और एक असाइनमेंट एज होता है, और एक होता है आपका तीन होता है, रिक्वेस्ट एज होता है। एक होता है क्लेमेज, एक होता है असाइनमेंट एज, और एक होता है रिक्वेस्ट एज। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम ये देखते हैं। तो डायग्राम से देखते हैं। बेसिकली आपका ये जो डॉटेड लाइन है P1 टू R2, इसका ये मतलब है कि P1 जो है वो R2 का डिमांड कर सकता है नियर फ्यूचर में। अभी किया नहीं है, ये नियर फ्यूचर में डिमांड कर सकता है R2 का। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या है, R1 से P1 तक एरो जा रहा है। इट मीन्स डैट कि जो R1 है P1 को असाइन किया हुआ है, P1 जो है वो R1 को लिया हुआ है। यहाँ पे देखें तो जो P2 है उससे एक एरो जा रहा है R1 को। जो आपका P2 है वो इट मीन्स जो आपका जो P2 है, P2 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 उसको फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। तो बेसिकली क्लेमेज बताता है कि वो प्रोसेस को P1 जो है उसको R2 का जरूरत पड़ सकता है फ्यूचर में, और P2 है उसको भी फ्यूचर में R2 का जरूरत पड़ सकता है। और ये जो एरो रिसोर्स से जो प्रोसेस की तरफ एरो जा रहा है, ये आपका है असाइनमेंट एज, कि जो ये जो R1 रिसोर्स है वो P1 को असाइन किया गया है। जो P1 है उसके पास R1 है, और ये जो है P2 से R1, कि जो P2 है वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, ये होता है रिक्वेस्टिंग एज। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले हम लोग ने देखा कि जो डॉटेड लाइन होता है कि ये क्लेमेज है, कि जो P1 है उसको R2 का फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। हम लोग ने पहले एग्जांपल में देखा कि P2 भी जो है, P2 को भी R2 का फ्यूचर में जरूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने R2 को P2 को दे दिया है, क्योंकि उसको अब जरूरत पड़ चुका है। तो ये एक ऐसा कंडीशन हो गया कि यहाँ पे ये एक अनसेफ स्टेट में चला गया सिस्टम। यहाँ पे देखिए P2 को चाहिए R1, R1 जो है वो P1 में एलोकेटेड है, एंड P1 क्लेमेज है कि जो P1 है उसको R2 का जरूरत पड़ सकता है, बट अभी तक पड़ा नहीं है। इट मीन्स कि जो ये जो सिस्टम है ये एक अनसेफ स्टेट में चला गया है। नेक्स्ट, ये जो बैंकर्स एल्गोरिदम है ये एक मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए होता है। यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे दो एल्गोरिदम एक्चुअली काम करता है। पहला है सेफ्टी एल्गोरिदम, दूसरा है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम के अंदर ही काम करता है। तो ये है उसका बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स, क्या क्या इसमें यूज होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये अवेलेबल है कि कितना मेरे पास रिसोर्स का इंस्टेंसेस अवेलेबल है एट अ टाइम, मैक्स, कि प्रोसेस को कितना मैक्स रिसोर्स चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए। यहाँ पे है एलोकेशन, कि कितना एलोकेटेड है रिसोर्स प्रोसेस को, उसको हम लोग बोलते हैं एलोकेशन। ये है नीड, कितना प्रोसेस को नीड है पूरा कंप्लीट होने के लिए। ओके, आप ध्यान रखिएगा जो नीड है वो मैक्स से छोटा होना चाहिए। मैक्स उसका मैक्सिमम नीड होता है, मैक्सिमम कितना उसको नीड है, बट जो नीड होता है वो बेसिकली मैक्स से कम होता है। ओके, एक फॉर्मूला होता है नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। अगर क्वेश्चन में नीड ना दिया हो तो एक फॉर्मूला होता है ये मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्स जो है उसको एलोकेशन से माइनस कर देंगे तो बेसिकली नीड निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने बात किया था कि जो सेफ्टी एल्गोरिदम है ये रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिदम के अंदर काम करता है, ये इंटरनली वर्क करता है। बेसिकली आपको सामने से नहीं दिखेगा, ये इंटरनली काम करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेफ्टी एल्गोरिथम बेसिकली ये बताता है कि सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। तो यहाँ पे जो वर्क है ये एक वेरिएबल है, इसको इज इक्वल टू अवेलेबल से असाइन कर दिए, बिकॉज सिस्टम यहाँ पे प्रिटेंड करता है, एक्चुअली सिस्टम उसको प्रोवाइड नहीं करता रिसोर्सेज को, ये बस प्रिटेंड करता है कि वो जो रिसोर्स है उस प्रोसेस को मिल गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो एक वेरिएबल में करेंगे। ये बेसिकली क्या एल्गोरिथम है। यहाँ पे फिनिश इज इक्वल टू फॉल्स, इट मीन्स दैट जो आपका प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए ये फिनिश फॉल्स है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फिनिश आपका ट्रू हो जाएगा। अगर फिनिश फॉल्स है तो हम लोग ये नेक्स्ट स्टेट में आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो नीड है वो वर्क से छोटा है या नहीं। अगर आप देखा जाए कि अगर जो नीड, मान लीजिए ऐसा नीड आ गया जो कि मेरे पास अवेलेबल वर्क क्या है, मेरा अवेलेबल रिसोर्सेस है। अगर नीड मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स से भी ज्यादा है तो उसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास अवेलेबल है 2 पेन और आपका फ्रेंड आपसे मांग रहा है 3 पेन, तो कहाँ से फुलफिल होगा वो। पहले इसलिए हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है और मेरा प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उसको वो रिसोर्स प्रोवाइड करा देंगे और उसका प्रोसेस वहां पे कंप्लीट करा देंगे। बेसिकली आपके फ्रेंड को चाहिए 1 पेन और आपके पास 2 पेन है, तो आप उसको 1 पेन दे देंगे, वो अपना काम कर लेगा। तो यहाँ भी यही करेंगे हम लोग
पहले नीड चेक करेंगे, नीड मेरा अवेलेबल से कम है उसका, तो हम लोग उसको उतना रिसोर्स दे देंगे और वो प्रोसेस को कंप्लीट करा के फिनिश इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे, फिनिश इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे और सिस्टम आपका एक सेफ स्टेट में है। और सपोज कि अगर आपका सपोज एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया कि अगर क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड है, आप उसको पेन दे देंगे, उसका काम हो जाएगा अगर, तो आपको वो पेन वापस रिटर्न भी तो करेगा। ऐसा थोड़ी कि आप उसको पेन दे दिया, वो पेन लेके चल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा कि प्रोसेस को हम वो रिसोर्स एलोकेट करा देंगे और वो फिनिश हो जाएगा। बट फिनिश होते होते उसको जो रिसोर्स लिया था, उसके पास जो रिसोर्स था, उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो जब रिसोर्स रिलीज करेगा तो वो मेरा वर्क में ही ऐड हो जाएगा, बिकॉज अवेलेबल मेरा बढ़ जाएगा। अगर वो हमको आपका पेन वो आपका पेन है, मान लीजिए सपोज आपका पेन आपका दोस्त लिया है और वो आपको रिटर्न कर देगा, तो आपके पास वापस से 2 पेन हो जाएगा। तो बेसिकली आपका अवेलेबल जो रिसोर्स है, सपोज पेन रिसोर्स है, तो पेन में आपका दोस्त जब वापस किया तो पेन में आप उसको ऐड कर दिए, तो आपके पास वापस 2 पेन हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे वही होता है कि प्रोसेस जब अपना काम कर लेगा, तो उसके पास जो रिसोर्स है उसको वापस देना पड़ेगा और वापस देने के बाद उसको हम लोग जो एलोकेशन है, एलोकेशन जो उसका हुआ था, उसके हम लोग वर्क में प्लस कर देंगे। वर्क एक्चुअली हमारा अवेलेबल है। बेसिकली आपको ये मतलब समझ में आ गया हो कि हम लोग बेसिकली ये रिटर्न कर रहे हैं, प्रोसेस रिटर्न कर रहा है, तो ये वर्क में आके जुड़ गया और यहाँ पे फिनिश ट्रू हो गया, ट्रू हो गया और आपका सिस्टम एक सेफ स्टेट में है। ऐसे ही हम लोग बाकी प्रोसेस का भी चेक कर लेंगे। सिमिलरली जितना प्रोसेस है, मैंने आपको एक प्रोसेस के लिए बताया, सिमिलरली जितना भी प्रोसेस है, सब प्रोसेस के लिए हम लोग एक सेफ्टी एल्गोरिथम चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम। तो रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम में बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज आपके पास 2 पेन है, आप वो एक पेन फ्रेंड को दे दिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल माइनस हो जाएगा। उसके पास जो मान लीजिए आपके दोस्त के पास एक रबड़ था, तो रबड़ क्या होगा, रबड़ और आपका जो पेन है मिलके प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि उसके पास अब वो रबड़ भी है, एक पेन भी है, तो उसके पास जो पहले से था अब उसके पास प्लस हो गया, इसलिए एलोकेशन यहाँ प्लस होता है। नीड माइनस हो जाएगा, बिकॉज उसको उतना नीड हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं, जितना नीड था उसमें से उसको रिक्वेस्ट जितना किया था उतना प्रोवाइड कर ली, इसलिए नीड यहाँ पे माइनस किया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि सेफ्टी एल्गोरिदम इंटरनली आपका रन करेगा। जो सेफ्टी एल्गोरिदम है इंटरनली रन करेगा और अगर सेफ है तो सिस्टम उस रिसोर्स को एलोकेट कर देगा। बट अगर अनसेफ है तो सिस्टम या कर्नल या ओएस जो भी है वो उस जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ, ये तो बैंकर्स एल्गोरिथम एग्जाम्पल है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये P1 P2 P3 प्रोसेस है और ये एबीसी रिसोर्स टाइप है और बेसिकली P0 के पास बी का एक इंस्टेंस है और मैक्स इसको चाहिए ए का 7 इंस्टेंस, 5 का बी का 5 इंस्टेंस, सी का 3 इंस्टेंस और अवेलेबल मेरे पास है 332। अब 332 में ये देखना होगा हम लोग को कि ये 332 से हम लोग किसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं और किसका रिक्वेस्ट या किसको आगे उसका रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, किस प्रोसेस का रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं और उसको टर्मिनेट करा सकते हैं। तो ये 332 से हम लोग 322 को रिक्वेस्ट यानी P1 को हम लोग उसका रिक्वेस्ट दे सकते हैं, मैक्स उसको चाहिए 322, तो 322 हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 एग्जीक्यूट होगा तो ये रिसोर्स को छोड़ देगा 200 और उसके पास जितना 322 था, ये लास्ट में जितना बचेगा, इट मींस इसके पास 200 था, तो ये 200 को पहले से रिलीज कर देगा उसके बाद। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 532। अब 532 से देखना पड़ेगा किसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो 532 से ये 222 को कर सकते हैं, तो उसके बाद P3 अपना कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही 211 रिलीज हो जाएगा, 211 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर 211 ऐड होने के बाद देखेंगे कि उससे कौन सा प्रोसेस का हम लोग रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं, फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो प्रोसेस जो रिसोर्स लिया था उसको जो वापस छोड़ देगा और छोड़ने के बाद वापस वो अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही करके सारा प्रोसेस के लिए चेक होगा और यहाँ पे क्रिएट होगा एक सेफ सीक्वेंस। अगर यहाँ आपका एक सेफ सीक्वेंस आ गया, इट मीन्स कि सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है और यहाँ डेडलॉक नहीं होगा। बट यहाँ अगर ये सेफ सीक्वेंस नहीं आ पाया कि ये एक अनसेफ स्टेट में है, बेसिकली पीछे हम लोग का मैक्स दिया हुआ था, यहाँ नीड भी प्रोवाइडेड है। तो अगर आपका नीड भी प्रोवाइडेड हो तो आप नीड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपका दिया हुआ है मैक्स दिया हुआ है और यहाँ पे नीड प्रोवाइड किए गए हैं, तो बेसिकली आप नीड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो आप अगर ये एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो P1 है वो के एडिशनल रिक्वेस्ट मांग रहा है 102 का। तो यहाँ 102 का रिक्वेस्ट मांग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि मेरे पास 102 अवेलेबल है या नहीं। तो आप यहाँ देखिए मेरे पास 102 अवेलेबल है, 332 है मेरे पास और रिक्वेस्ट है 102 का।
तो यहाँ 102 मेरे पास अवेलेबल है। अब हम चेक करेंगे कि P1 का मैक्स रिक्वायरमेंट कितना है। अगर वो मैक्स से लिमिट से ज़्यादा माँग दिया, कोई भी चीज़ अगर सपोज़ आपका दोस्त है, उसको बस मैक्सिमम ज़रूरत 1 ही पेन का है, वो आपसे माँगे 4 पेन, तो आप उसको नहीं देंगे ना। सिस्टम भी इतना क्लेवर है कि वो पकड़ लेगा। तो मैक्स देखेंगे तो मैक्स इसका 332 है और मेरा रिक्वेस्ट आया था 102 का। तो मैक्स से कम माँग रहा है, इट मीन्स लिमिट में माँग रहा है और मेरे पास अवेलेबल भी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अवेलेबल करा देंगे। अवेलेबल कराने के बाद क्या होगा, मैं जो अवेलेबल करा देंगे मतलब जो P1 है उसको 102 दे देंगे। तो 10 पहले मेरा P1 का कितना था एलोकेशन, मेरे पास P1 का था 200। अब हम उसको 102 दे दिए तो यहाँ हो गया 302 और 302 दे दिए तो हम उसको अवेलेबल में से निकाल के दिए है ना, तो अवेलेबल मेरा माइनस हो जाएगा। और नीड मेरा नीड था उसका नीड एक्चुअली मैक्स नीड था। नीड कितना था P1 का, एक्चुअली P1 का नीड था 122। बेसिकली इसको नीड इतना हो तो मैक्स नीड था। बेसिकली P1 का नीड है 122, तो 122 में से उसको 102 प्रोवाइड करा दिया गया है। तो 102 उसमें प्रोवाइड करा दिया गया है तो इसके पास कितना बचा है, इसके पास बचा 020। तो अब इसको 020 का और नीड है, बाकी उसको प्रोवाइड करा दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से वो सेफ्टी एल्गोरिथम लगाएंगे, देखेंगे कि 230 में से किसका हम लोग रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो 230 में आप देखेंगे तो P1 का जो नीड है वो है 020। तो 020 है तो इसमें हम 230 में से 020 को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो 020 को प्रोवाइड हो गया। अब ये P1 कंप्लीट हो गया। अब ये 302 को छोड़ देगा। अब 302 को ये छोड़ देगा तो मेरे पास बचेगा 532। अब हम देखेंगे 532 से हम किसका रिक्वेस्ट को या किसका नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो 532 से हम P3 का नीड को फुलफिल कर सकते हैं। तो P3 अपना काम पूरा कर लेगा और 211 छोड़ के 211 रिलीज करके सीपीयू को छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फिर 211 प्लस हो जाएगा और ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे एक सेफ सीक्वेंस निकलेगा P1, P3, P4, P0, P2 कि आपका जो सिस्टम है वो एक अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा और वहां आपका डेडलॉक भी नहीं होगा। तो ये जो रिक्वेस्ट है 102 का ये ग्रांट हो जाएगा, सिस्टम ग्रांट कर देगा। बेसिकली जो ये आपका जो इतना प्रोसेस हुआ, एक्चुअली सिस्टम एक्चुअली में नहीं इसको माइनस करके यहाँ पे इसको एलोकेट कर दिया है। ये सिस्टम बस प्रिटेंड कर रहा है। एक्चुअली में सिस्टम इसको प्रिटेंड कर रहा है, रियलिटी में नहीं हो रहा है, सिस्टम ऐसा सोच रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं कि एक सोच रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। तो इसी को हम लोग एक तरह से बैंकर्स एल्गोरिथम बोलते हैं, क्योंकि बैंकर्स में क्या होता है कि सपोज आप एक लोन लेने जाएंगे, सपोज आपका टोटल आपका लिमिट है लोन चुकाने का, सपोज आपका लिमिट है टोटल 50 लाख और आप लेने जा रहे हैं 2 करोड़ का। तो वहां पे वो आपको प्रिटेंड करके देखेगा, सिस्टम बोल रहा है, बैंकर्स आपको प्रिटेंड करके देखेगा। पहले वो देखेगा कि आपके पास उतना लिमिट है कि नहीं है, आपका मैक्स लिमिट क्या है। तो देखिएगा आपका मैक्स लिमिट 50 लाख का है लेने का और आप इतना मतलब पहले आपका रिजेक्ट कर देगा। बट मान लीजिए आपका 2 करोड़ का है लिमिट, तो आपका जो बैंकर है, बैंकर पहले सोचेगा कि अगर 2 करोड़ आपको दे देगा तो कहीं उसके पास कैश का कमी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको बाकी कस्टमर को भी देखना है। तो वो पहले प्रिटेंड करके देखेगा कि अगर आपको वो 2 करोड़ दे देता है तो कहीं बैंक तो नहीं घाटे में चला गया, बैंक तो नहीं आउट ऑफ रिसोर्सेस या आउट ऑफ मनी हो जाएगा। तो वहां पे प्रिटेंड करेगा, देखेगा कि बैंक आपको 2 करोड़ देने के बाद कैशलेस हो सकता है, उसके पास कैश का कमी हो सकता है। तो वो आपको बोलेगा कि ठीक है, आपका टाइम लगेगा, या आपको तुरंत इमीडिएटली वो ग्रांट नहीं करेगा, कुछ दिन बाद करेगा, या जब भी उसका कुछ और क्राइटेरिया होता है बैंक का, उतना मुझे डिटेल में नहीं पता है, बट कुछ और क्राइटेरिया होता है। जब भी उसका सहूलियत हो जाएगा बैंक का तो आपको वो दे दिया जाएगा। अब एक सेकंड क्वेश्चन नीचे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि कैन रिक्वेस्ट फॉर 330 बाय ये एक्चुअली ये शिफ्ट हो गया। ओके, कैन रिक्वेस्ट फॉर 330 बाय P4 बी ग्रांटेड। तो P4 का देखेंगे 330 में अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए 330 ये तो मेरा बात का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 330 मेरे पास अवेलेबल है 330। तो हम 330 पहले चेक कर लें मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है मेरे पास। और नीड कितना है, P4 का नीड है मेरा 431 नीड है और मांग रहा है 330। इट मीन्स मेरे पास 330 अवेलेबल भी है, 431 नीड से छोटा भी है, मतलब अपना नीड के अपना हक के अंदर ही मांग रहा है P4। तो ये आराम से इसको ग्रांट हो जाएगा। बट उसके अंदर ग्रांट करने का भी क्या कंडीशन है कि सेफ्टी एल्गोरिथम सब चेक होगा, तो आप अपने से चेक कर लेगा। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ऐसे ये 2 एग्जांपल है, आप ये 2 एग्जांपल अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या मैं देखूंगा, अगर दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, होप सो आप यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है डेडलॉक डिटेक्शन। डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होगा कि हम लोग सिस्टम को, वहां पे क्या हो रहा था अवॉइडेंस में, कि हम लोग प्रिटेंड कर रहे थे
देने का प्रिटेंड कर रहे थे हम लोग वहां पे, बट डिटेक्शन में क्या होगा, हम लोग उसको दे देंगे, प्रिटेंड प्रिटेंड नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट आएगा दे देंगे, देने के बाद उसमें डिटेक्शन एल्गोरिदम लगाएंगे, और अगर देखें कि हाँ ये डेडलॉक हो रहा है, तो वहां पे फिर रिकवरी सिम लगाएंगे। यहाँ पे बस एक माइनर डिफरेंस आता है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस, यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस आता है। डेडलॉक डिटेक्शन में क्या होता है कि सिस्टम देने का प्रिटेंड करता है, अगर वो डेडलॉक में नहीं जाएगा, सिस्टम उसका सेफ रहेगा, सेफ स्टेट में रहेगा, तो वो उसको एलोकेट करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, बिना सोचे समझे सिस्टम उसको एलोकेट कर देगा, यहाँ पे कुछ प्रिटेंड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस एलोकेट कर देगा। बाद में फिर उसको चेक करेगा, बाद में फिर डिटेक्शन एल्गोरिदम लगता है। डिटेक्शन एल्गोरिदम में भी यहाँ भी दो एल्गोरिदम है, पहला है बैंकर्स एल्गोरिदम और दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या वेट फॉर ग्राफ, ये सिंगल इंस्टेंस के लिए यूज होता है, और बैंकर्स एल्गोरिदम आपको पहले से पता है कि मल्टीपल इंस्टेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे सिस्टम पहले डेडलॉक में जाने देगा, उसके बाद वहां डिटेक्शन एल्गोरिदम लगेगा, उसके बाद फिर रिकवरी सिम लगेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये वेट फॉर ग्राफ का बेसिकली है कि अगर सिंगल इंस्टेंस रहेगा, अगर सपोज कि रिसोर्स वेट फॉर एक ग्राफ है आपका, उसमें रिसोर्स सारे रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है, तो वहां पे हम लोग वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे साइकिल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अगर साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि डेडलॉक हो जाएगा। तो अगर डेडलॉक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ डेडलॉक हो गया, तो फिर उसका रिकवरी सिम लगेगा। ठीक है, वेट फॉर ग्राफ बहुत आसान होता है, बस आपको साइकिल चेक करना है, आपको पता चल जाएगा। जैसे आगे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंगल इंस्टेंस सबका यहाँ माना हुआ है कि R1 R3 R4 R5 R2 सबका सिंगल इंस्टेंस है, और ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आपको पहले से पता है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में रिसोर्स भी रिप्रेजेंट होते हैं और प्रोसेस भी रिप्रेजेंट होते हैं, बट वेट फॉर ग्राफ में ओनली प्रोसेस रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे वेट फॉर ग्राफ एक सहूलियत प्रोवाइड करता है आपको चेक करने के लिए कि वहां साइकिल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक साइकिल बन रहा है, यहाँ से अब अगर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, एक साइकिल फॉर्म हो गया। इट मीन्स कि यहाँ एक डेडलॉक है, यहाँ एक डेडलॉक है। सिंपली वेट फॉर ग्राफ बहुत आसान होता है, यहाँ आप सिंपली देख के या थोड़ा दिमाग लगा के आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेडलॉक डिटेक्शन। ये बैंकर्स एल्गोरिथम का है, जो कि यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है डिटेक्शन में। बेसिकली यहाँ यूज होता है अवेलेबल, मेरे पास कितना रिसोर्स अवेलेबल है, एलोकेशन, कितना प्रोसेस मेरा रिसोर्स एलोकेट किया गया है, इट मींस कितना रिसोर्स प्रोसेस को एलोकेट किया गया है। और उसके बाद आता है मेरा रिक्वेस्ट, कि मेरा प्रोसेस कितना रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ ये तीन टर्म यूज होता है। बेसिकली यहाँ भी एकदम सिंपल होता है, यहाँ पे एकदम सिंपल होता है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वर्क जो होता है ये एक वेरिएबल होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अवेलेबल को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम में ज्यादा यहाँ पे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट आ गया, तो सिस्टम को वापस पहले जैसा भी करना पड़ता है। अगर एक्चुअली में अगर पूरा छेड़छाड़ कर दीजिएगा, सारा डाटा बदल दीजिएगा आप, तो वापस उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली यहाँ भी हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको बोलते हैं वर्क, और यहाँ भी वही होता है कि फिनिश अगर फॉल्स है आपका, तो देखा जाता है कि जो आपका रिक्वेस्ट आया है वो अवेलेबल से कम है कि नहीं। अगर मेरे पास उतना अवेलेबल है, तो यहाँ बिना सोचे समझे उसको असाइन हो जाता है, और असाइन होने के बाद चेक होता है कि मेरा सिस्टम डेडलॉक में आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ ये कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पे चेक नहीं होता है, यहाँ पे प्रिटेंड नहीं, मतलब यहाँ पे प्रिटेंड नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट एलोकेट कर देते हैं, और एलोकेट करने के बाद चेक करते हैं कि डेडलॉक आएगा कि नहीं आएगा। अगर डेडलॉक नहीं आएगा, तो यहाँ पे वापस वो रिसोर्स को छोड़ के वापस एलोकेशन, सॉरी, वो रिसोर्स, अगर डेडलॉक नहीं आएगा, तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और जो रिसोर्स पहले से लिया हुआ था उसको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, और आपका वापस अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। बट अगर डेडलॉक आ गया, तो फिर हम लोग वहां पे रिकवरी सिम लगाएंगे। यहाँ पे प्रिटेंड नहीं करता है, यहाँ पे आपको दे देगा, बिना सोचे समझे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वहां चेक होगा कि डिटेक्शन, फिर वहां चेक होगा कि डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाय बैंकर्स एल्गोरिथम। एग्जांपल्स आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, तो एग्जांपल्स में आते हैं। तो सपोज देखिए मेरे पास अवेलेबल अभी कुछ नहीं है, तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ P0 को देखिए, यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट 0 है, इट मींस कि इसको अब कुछ नहीं चाहिए, इसके पास सारे रिसोर्स है। तो P0 मेरा कंप्लीट हो जाएगा, P0 कंप्लीट होके इसका जो रिसोर्स है ये रिलीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 1 0। अब आप देखिए कि 0 1 0 से आप किसका रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा P2 का भी कोई डिमांड नहीं है, इट मींस P2 के पास सारा रिक्वेस्ट है पहले से। तो P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसका ये रिसोर्स रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद 3 1 3 यहाँ अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए कि 3 1 3 से कौन सा प्रोसेस का आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या कौन सा प्रोसेस का आप रिक्वेस्ट को
अप्रूव कर सकते हैं या उतना उसको रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं। तो 313 से हम P3 का कर सकते हैं। P3 का देखिए 100 है, तो 100 यहाँ 100 है P3 का, तो हम P3 का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा सकते हैं और उसके बाद P3 कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद इसके पास जितना रिसोर्स है ये छोड़ देगा। छोड़ने के बाद यहाँ अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग बाकी प्रोसेसर के साथ भी करेंगे और देखेंगे कि डेडलॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ डेडलॉक नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे रिकवरी सिम नहीं लगेगा, डेडलॉक नहीं आ रहा सेफ स्टेट में, तो सिंपली सिस्टम ग्रांट कर देगा और सिस्टम नॉर्मली रन करेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल था शॉर्ट। तो बेसिकली ये आपका रिक्वेस्ट है जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिकली, और ये आपका रिकवरी प्रोसेस आ गया। तो सपोज कि आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक में आ गया है, तो यहाँ पे डेडलॉक हटाने का दो तरीका होता है, दो तरीका। या तो आप सारा प्रोसेस को टर्मिनेट कर दीजिए, जो आपका डेडलॉक प्रोवाइड कर रहा है, सारा प्रोसेस को टर्मिनेट कर दीजिए, मतलब वहीं पे उसको रोक दीजिए, वहीं पे हटा दीजिए, वहीं पे खत्म कर दीजिए उसको। या तो आप ऐसा प्रोसेस को अबॉर्ट कीजिए। मान लीजिए आपका सिंगल प्रोसेस है, मान लीजिए आपका सिंगल इंस्टेंस का आपका अगर ग्राफ बन रहा है, मान लीजिए आपका सिंगल इंस्टेंस का रिसोर्सेस है, वहां आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ लगाए हैं, तो वहां पे क्या कीजिए आप कि ऐसा प्रोसेस को हटाइए जो कि एक डेडलॉक साइकिल क्रिएट कर रहा है। इसका दो एल्गोरिदम ही होता है। बैंकर्स एल्गोरिदम में आप क्या कीजिए कि सारे डेडलॉक प्रोसेसेस को हटा दीजिए, या तो आपका अगर सिंगल इंस्टेंस का आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ लगाए हैं तो ऐसा प्रोसेस को हटाइए जो कि आपका एक डेडलॉक साइकिल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यही दो तरीका होता है आपको डेडलॉक प्रिवेंशन का या टर्मिनेशन का। आगे आपका ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेस को हटाएंगे। अगर आप प्रोसेस को हटा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि आप कहीं से भी अंदाजे कुछ भी उठा के हटा देंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं, आपको लो प्रायोरिटी का हटाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रायोरिटी भी मैटर करता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस। उसके बाद है द प्रोसेस हैज कंप्यूटेड, हाउ लॉन्ग द प्रोसेस कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन। इट मींस आप सपोज एक प्रोसेस है जो कि बहुत देर से एग्जीक्यूट हो रहा है और वो बस फाइनल तक अपना कंप्लीशन तक पहुंचने वाला है, तो आप वो ऐसा प्रोसेस को थोड़ी हटा देंगे कि जो बहुत देर से चल रहा है और वो बस कंप्लीशन तक पहुंचने वाला है। ऐसा प्रोसेस को आप होने देंगे। जो प्रोसेस एकदम न्यूली अराइव हुआ है और उसको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए और बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, उसको आप हटाएंगे ना, कि जो फाइनल पहुंच गया फाइनल स्टेज पे उसको थोड़ी हटा देंगे। तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरा है कि रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड। अगर एक रिसोर्स है जो कि बहुत कम, सॉरी, एक प्रोसेस है जो कि बहुत कम रिसोर्स लिया हुआ है और वो एक फाइनल अपना टर्मिनेशन तक पहुंचने वाला है, तो आप उसको थोड़ी टर्मिनेट करेंगे। ऐसा को टर्मिनेट करेंगे जो बहुत ज्यादा रिसोर्स लिया हुआ है बट अभी उसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम है, तो ऐसा प्रोसेस को आप हटाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं जो द प्रोसेस कितना रिसोर्स लिया हुआ उस पर भी डिपेंड करता है। फिर एक ये भी डिपेंड करता है कि मतलब प्रोसेस को कितना रिसोर्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए। सपोज एक प्रोसेस है जो कि बस एक लास्ट स्टेज पे है और उसको एकदम कम रिसोर्स चाहिए, ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए उसको, तो आप उसको थोड़ी टर्मिनेट कर देंगे। उसको टर्मिनेट करेंगे जो कि न्यूली अराइव प्रोसेस है, उसको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए, तो इस पे भी डिपेंड करता है। फिर दूसरा है कि हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कितना प्रोसेस है जो आपका डेडलॉक क्रिएट कर रहा है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा कि प्रोसेस इंटरेक्टिव है या बैच है। इंटरेक्टिव में क्या होता है कि ओएस डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है, बट बैच में क्या होता है, एक पंच कार्ड बनता है, पंच कार्ड के फॉर्म में आता है, तो बैच थोड़ा टर्मिनेटेड होता है, तो उस पे भी डिपेंड करता है इंटरेक्टिव बैच। बेसिकली मैं अगले लेक्चर में इंटरेक्टिव और बैच को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ बस समझ लीजिए कि इंटरेक्टिव और बैच दोनों पे डिपेंड करता है। आगे आते हैं, आगे आता है सिलेक्ट अ विक्टिम। अगर आप प्रिएम्प्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं डेडलॉक यूजिंग रिसोर्स प्रिएम्पशन, मान लीजिए आप एक प्रोसेस है जिसको आप टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसका आप रिसोर्सेज भी तो लेंगे, कि ऐसा थोड़ी है कि उसको टर्मिनेट करके उसके रिसोर्सेज भी उसको दे के भेज देंगे। रिसोर्स तो लेंगे ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन प्रॉब्लम आता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस चूज करें, किसको विक्टिम बनाए। तो विक्टिम उसको बनाए जिसमें आपका कॉस्ट मिनिमाइज कॉस्ट आए लॉस होने का, मतलब आपको सबसे कम लॉस पड़े। ये नहीं कि आप ऐसा प्रोसेस को हटा दीजिए जिससे आपका सिस्टम में पूरा फंस जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमाइज कॉस्ट। अब है रोल बैक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देंगे वो प्रोसेस का क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया है रोल बैक में कि वो प्रोसेस को हम किसी सेफ स्टेट में भेज देंगे और वहीं से वो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। स्टारवेशन क्या होता है कि सपोज एक प्रोसेस है, उसको आप बार बार विक्टिम बना रहे हैं, बार बार उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो एक टाइम पे वो ऐसा आएगा कि वो रिसोर्स का भूख से ही मर जाएगा। अब सपोज आपको भूख बहुत तेज लगा है और आपका बैक टू बैक क्लासेस हो रहा है, तो आप शाम तक भूखे थोड़ी रह पाएंगे, आपका ऐसी हालत खराब हो जाएगा, ऐसी आपका दिमाग ऐसे ही उड़ जाएगा। तो स्टारवेशन में भी यही होता है कि जो प्रोसेस है आप उसको एक फिनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए विक्टिम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बार बार एक ही प्रोसेस को विक्टिम बनाया जा रहे, विक्टिम बनाया, तो एक टाइम ऐसा है कि वो मर जाएगा रिसोर्स का कमी की वजह से। ठीक है,
और उसके बाद लास्ट होता है एनी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिए। और बेसिकली शायद कमेंट ऑफ है, शायद कमेंट सेक्शन, तो मैं देख लूंगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसको एड्रेस किया जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।